Recorded. And this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And today I am starting from syntax. Very important lecture. I just want all of you to listen. And if you have questions. Let's start. The session is also being recorded. And this is Sir Sibu Rahman, your English language. And if you have any question, so you can raise your hand and you can ask me any question. I don't mind answering questions and I don't mind questioning, right? Because when you question, I always come up with a very good answer, and I tell you one thing extra. Syntax. And this is the lecture especially for those students who have been studying English as a language for a week, for 2 weeks, for 3 weeks, or more, for 4 weeks, not more than this, right? So I'm sure that they are going to find it very fruitful for them. Syntax means word order, अल्फाजों की तरतीब. हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे अल्फाज जुड़ते नहीं हैं. अगर हमें ये समझ आ जाए ना कि हाउ वी कैन कनेक्ट आवर वर्ड्स, आप यकीन करें बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे. मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में दो चीजें स्टूडेंट्स को समझाता हूँ. सबसे पहली चीज आप लोगों के सामने रखूंगा कंटेंट वर्ड्स, और दूसरी बात है स्ट्रक्चरल वर्ड्स. तमाम स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा, तो आज उनको बहुत सारी चीजें समझ भी आएंगी और वो अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे. कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स. आप में से कितने लोगों का ये सवाल है, हैंड रेज कीजिएगा और मुझे बताइएगा, सर ठीक है हम इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, बट सर what is the reason that why are we so poor in English language? सर क्या वजह है कि हम लैंग्वेज के अंदर इतने बुरे हैं? मतलब हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है, हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की हैं? और अभी भी इवन we spend a lot of time in reading novels, newspapers, we are also taking your class. इससे पहले भी language sessions को join किया. But sir, why are we still in need of learning, improving? What are the reasons? वो क्या हमारे flaws हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं? किसके जहनों में ये सवाल है वो हाथ उठाए. काफी लंबा सवाल कर दिया मैंने. 5 लोगों के जहनों में ये सवाल है, 6 बाकी लोग का ये सवाल नहीं उठ रहा. अच्छा माशाल्लाह, 15. ठीक है, अब सवाल शायद काफी देर से समझ आया है. ठीक है, 18 लोगों का ये सवाल पूछ रहे हैं, सर हमारी अंग्रेजी के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, प्लीज सर हमें बताइए. और आज ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसको सुनने के बाद जो लोग मुझे YouTube पर सुन रहे हैं और जो लोग मुझे Zoom पर लाइव सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद, थैंक यू वेरी मच. 18 लोगों का ये सवाल है. बताइए जज साहब, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में हम नहीं जानते? बिल्कुल बता रहे हैं. देखिए हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं. एक है स्ट्रक्चरल वर्ड्स और एक है कंटेंट वर्ड्स. बेटा जब हम कंटेंट वर्ड्स की बात करते हैं तो याद रखिए कंटेंट वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है, कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम वोकैबुलरी के एतबार से जिंदगी भर याद करते हुए आ रहे हैं. वर्ड, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब्स, ये है आपके पास जनाब आपके कंटेंट वर्ड्स.
जिसको हम नाम दे देते हैं वोकैब्युलरी का। हमने इसको बहुत हद तक, मैं कहता हूँ वी हैव वेरी गुड इनफ वोकैब्युलरी, लेकिन इस वोकैब्युलरी का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स ही नहीं पढ़ा है। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अहमियत कितनी ज्यादा हो सकती है, और आज उसी वजह से हम पीछे रह गए। अब देखिएगा स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आर्टिकल्स, जबकि हर हर लेवल पर आर्टिकल्स का टेस्ट आता है। चाहे आप सर्विस कमीशन में बैठ गए, चाहे आप कॉलेज लेवल का कोई भी टेस्ट उठा ले, आप जो है वो अ, अपनी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें भी आर्टिकल्स प्रपोजिशन के सवाल आते हैं। कभी सोचा ही नहीं ऐसा क्यों होता है, ये सवाल क्यों आते हैं, लेकिन हर क्लास में इन उसको पढ़ाया नहीं जाता। कंजंक्शन, कंजंक्शन को आसान जबान में हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, और एक और नाम बता देता हूँ, इसको भी हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ड को भी हम स्ट्रक्चरल वर्ड का नाम दे देते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। आप अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें कि उस सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बगैर आप बना ही नहीं सकते। आपको लोग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब्स याद करवा देते हैं, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता तो प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ड भी बच्चे को याद नहीं होता है। आप देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। माय ब्रदर asked me to buy, asked me to visit supermarket and buy and buy a few shirts, but I bought a few t-shirts, and when I came back, yes, Muniba, and when I came back, अब आप Sir, देखिएगा kindly share the screen. स्क्रीन अभी आपके पास क्या आ रहा है बेटा? Sir, black आ रही है screen. अब आ गई? No. आप अपने स्क्रीन पे क्या देख रही है इस वक्त? क्या दिख रहा है? लिखा हुआ आ रहा है सर हसीबुर रहमान स्क्रीन, लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा, तो डिस्कनेक्ट ब्लैक कर, आ रही है. इसको बंद करो, दोबारा खोलो, आ जाएगी। ओके सर. वरना डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, आ जाएगी। My brother asked me to visit supermarket and buy a few shirts, but I bought a few t-shirts, and when I came back, he asked me to return them. अब अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, मैं इस सेंटेंस में से स्ट्रक्चरल वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं, और फिर उसको मैं यहां से लाइव कर दूंगा। आप फिर इस सेंटेंस को, बहुत सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपके सामने ही लिखा है, ठीक है। एक और भी सेंटेंस अभी हम आपके सामने लिखेंगे। ये देखिए, पहला जो मेरा स्ट्रक्चरल वर्ड है वो टू, फिर मैंने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया एंड, फिर मैंने ये आर्टिकल लगाया आ, फिर मैंने कंजंक्शन लगाया बट, फिर मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया आ, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो कंजंक्शन लगाया, और उसके बाद फिर मैंने ये
अब आप इसको सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। अब एक और भी लिख रहा हूं, सारा कॉल्ड बी संडे, और भी लगा ले, ऑन संडे at 8 o'clock in the morning to discuss a problem, but I didn't talk to her and thank you very much। अब आप सिर्फ इस सेंटेंस को देखो बेटा, सामने लिख रहा हूँ लेक्चर, जहन में ज्यादा अच्छा बैठता है, ये तजर्बा ऐसा कहीं भी लेक्चर, और मेरे पास लिखे हुए भी सारे मौजूद है ना, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास का मतलब यही होता है कि आपको कुछ नया मटेरियल मिल जाए, आपके जहन में बात बिल्कुल जीरो से बैठ जाए। ठीक है ना, जो बच्चे मुझसे कहते हैं ना सर जीरो से हमें पढ़ना है, तो मैं बेटा जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ये अपना रूटीन सेट कर लिया है। वैसे कोशिश करता हूँ, बस देखिए सैटरडे को एक होता है, हमारे भी एक फैमिली होती है ना, तो वो कभी कभी परेशान कर देती है, तो कोशिश करता हूँ कि हफ्ते महीने में एक सैटरडे फैमिली को दे दूँ और 3 सैटरडे आप लोगों को दे दूँ। तो कभी आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ करे किसी टॉपिक पे, तो आप अपनी व्हाट्सएप पे बता दिया करें कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कोशिश किया करूंगा कि मैं उसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बेसिक्स में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसलिए बेसिक्स पे क्लास रखी है आज। ठीक है, चलो। तो अब ये देखिए, अब आप सेंटेंस को पढ़िए, देखिए कचरा हो जाएगा आपका सेंटेंस अगर ये जो हाईलाइट हुए हुए वर्ड्स है ना, इनको आप इग्नोर कर दें। Sarah, my brother asked me visit supermarket, buy few shirts. I bought few shirts. When I came back, he asked me return them. मैंने prepositions को गायब कर दिया, मैंने conjunctions को गायब कर दिया, मैंने articles को गायब कर दिया। ईमानदारी से आप लोग क्रॉस लगाइएगा जब भी आज से पहले रीड करते थे, रीडिंग बता रहा हूं, जब आप रीड करते थे तो क्या आपकी आंखें इन वर्ड्स को फोकस करती थी? टिक या फिर क्रॉस? 55 स्टूडेंट्स बैठ के लेक्चर को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, आज से पहले आपने आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को फोकस किया है? नहीं किया, मेजॉरिटी नहीं करती, मैंने नहीं किया। हमारे लिए तो टीचर कहती थी बेटा वर्ब निकालो, एडजेक्टिव निकालो, नाउन निकालो, एडवर्ब निकालो, इन्हीं को फोकस करवाया है। देखो हमने तो वो काम किया जो टीचर ने करवाया, फाइंड आउट द यूजफुल वोकैबुलरी फ्रॉम दिस पैसेज, बस। अब जब टीचर जो कह रही है हम तो वही करेंगे, तो इस वक्त 20 लोगों ने कहा नहीं। और बेटा यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है भाई, यही तो प्रॉब्लम है। तो सर आप हल कीजिए ना इस मसले का हल, सॉल्यूशन दीजिए। अब आपने मसला बताया तो हल भी देंगे, देखिए क्यों नहीं देंगे। अभी आज ही आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर कुछ बच्चों को तो मैं आर्टिकल्स का टेस्ट ले चुका हूँ, कुछ बच्चे जिनका अभी तक आर्टिकल्स के बारे में जिन्होंने कुछ नहीं मुझसे हासिल किया, मैं उनको एक आर्टिकल्स की वीडियो सेंड कर दूंगा, एक आर्टिकल के ऊपर पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। इत्मीनान से आप उस आर्टिकल्स के पूरे लेक्चर को देखिए, पीडीएफ को देखिए, उसके बाद अपना एक टेस्ट का लिंक भी भेज दूंगा, वो टेस्ट भी दे दीजिए। जैसे आप टेस्ट जमा कराएंगे आपको स्कोर सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा, अपनी गलतियां भी नजर आना शुरू हो जाएगी। उन गलतियों से सीखें ताकि दोबारा वो गलतियां आप ना करें। आ गई बात समझ? ठीक है, अब आप देख लो, गलतियां समझ आ रही है कि हमारी स्पोकन में सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती है? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। आपकी रिटन खराब क्यों है? बिकॉज यू हैव दीज फ्लॉज, यू हैव दीज एरर्स। और वो एरर्स कैसे दूर होंगे? आप आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। अच्छा सर, क्या ये एक दफा मतलब हम आपकी एक वीडियो देख ले और ये एरर्स दूर हो जाएंगे? जी नहीं, जिंदगी भर आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन पे काम करना है। तो जिंदगी भर जब भी आप रीड करेंगे, याद रखें, याद रखें, याद रखें, आप इन चीजों को फोकस करेंगे बस। जिसने मेरी ये बात सुन ली वो सुन के अब अपने रास्ते पे निकल जाए और इन चीजों को फोकस करता रहे, उसकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी 6 महीने के अंदर।
प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस को इम्प्रूव कर लो, तुम्हारा सेंटेंस जुड़ जाएगा। देखो ना सेंटेंस जुड़ कैसे रहा है। सेंटेक्स का मतलब है वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस को जोड़ना है, तो सेंटेंस को जोड़ने का जो तरीका है वो आपके सामने आ गया है। अच्छा, अब हम मतलब हम अपने कंटेंट वर्ड्स, मतलब ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स को इम्प्रूव कर ले। नीचे सेंटेंस पढ़ो, सारा कॉल्ड मी संडे 8 o'clock मॉर्निंग डिस्कस प्रॉब्लम, आई डिड नॉट टॉक, आई डिड नॉट टॉक हर। अजीब सी, यही तो हमारी इंग्लिश है, दिस इज अवर रियल इंग्लिश। और ये जो इसके अंदर जो हमारी मिस्टेक्स है ये हम समझ ही नहीं पाते। वजह, इनकी कोई उर्दू मीनिंग्स नहीं है। इनकी उर्दू मीनिंग्स हमने शायद खुद से बना ली हो, लेकिन इनकी वैसे देखा जाए तो उर्दू मीनिंग्स नहीं है। सारा कॉल्ड मी, सारा ने इतवार को मुझे फोन किया था सुबह में, मसला एक पे बात करने के लिए, मैंने बात ही नहीं की उससे। सारा कॉल्ड मी ऑन संडे एट 8 o'clock, ये मेरी नॉलेज है, इन द मॉर्निंग टू डिस्कस आ प्रॉब्लम बट आई डिड नॉट टॉक टू हर। बेटा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये चीजें आपको फोकस करनी है। मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब हम जा रहे हैं एक और चीज की तरफ, सिंटेक्स पर ही बात कर रहा हूं अभी, और उसके बाद फिर मेरा आज का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे मुझे बात करनी है लेक्चर है, वो है वर्ब के ऊपर। मैं वर्ब पे बात करूंगा। वर्ब किस तरह से हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है। अगर आपने सिर्फ वर्ब को समझ लिया तो बस इंग्लिश आपके हाथ में है, ये बात याद रखिए। ठीक है, चले। अच्छा, आप सिंटेक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आज लेक्चर लिख रहा हूँ, आज से पहले नहीं लिखा, ये लाइव और एक्सक्लूसिव आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, ये स्टाइल है हमारा कि जो लेक्चर हम एक दफा लिखते हैं उसके बाद किसी और स्टाइल से लिखते हैं। ठीक है, और आज बिल्कुल समराइज होकर आ रही है आपके सामने, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स में बहुत कुछ आ सकता है। एक सेंटेंस बेटा जब भी बनता है तो उसकी फॉर्मेशन ये है। अच्छा, वो वर्ड्स भी लिख देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं, तुम लोग नाराज हो जाओगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है, अब नाराज नहीं होगा। अच्छा, इसी बात को मैं यूं लिख दूं बेटा, एस प्लस वी प्लस ओ प्लस ए। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आ रही है ये बात? एस प्लस बी प्लस ओ प्लस ए, दिस इज द स्टाइल। ये भी एक ऑथेंटिक स्टाइल है, किताबों में लिखा हुआ होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, क्या एक सेंटेंस ऐसे बन सकता है, एस प्लस वी प्लस ओ, ये भी एक सेंटेंस है। एस प्लस वी, ये भी एक सेंटेंस है। अच्छा, क्या ऐसे कोई सेंटेंस बन सकता है, देखना बेटा, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस ओ प्लस ए? सोचो, अभी इन सब पे बात करूंगा, ये बस सोचो। एस प्लस बी प्लस ओ ओ ओ ओ, यानी एडवर्ब को गिरा दिया। अब देखिए, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाजों में कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब से जुमला बना सकते हैं? जी भाई, ये कहना चाह रहा हूँ। सर एक सेंटेंस लिख दे तो शायद हमारा जहन क्लियर हो जाए। हमें ये समझ नहीं आ रहा इस वक्त ये एडवर्ब से क्या बना दे। ऑब्जेक्ट तो फिर हमने सुना है, आई राइट अ लेटर एवरी डे, डेली, समटाइम्स। चलो आसान लिख दिया, समटाइम्स। आई राइट अ लेटर समटाइम्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब, तीन चार वर्ड्स दिख रहे। एडवर्ब, एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस, जो आपको किसी किस्म का टाइम बता रहा हूँ। आई राइट, देखिएगा, आई राइट,
ये देखिए, आई राइट अ लेटर समटाइम्स। क्या इस सेंटेंस को अब आप लिख सकते हैं? कोई मुझे जुमला लिखकर भेज दे। अकल देखते कितने अकलमंद है हमारी क्लास में। आई राइट अ लेटर समटाइम्स। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला लिख सकते हैं? क्या एक्सेलेंट आंसर। आई राइट अ लेटर सर। आई राइट अ लेटर। तो फिर अब थोड़ा सा, शी ड्राइव्स अ कार। आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। कुछ लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। आई अप्रिशिएट। जिसका इंतजार था वो आ गई, चाय। लेकिन ये चाय होगी आज ठंडी। आई ईट फूड। वेरी गुड। आई ईट फूड। वेरी गुड समरा। दैट्स वेरी गुड। अब मैंने लिखा शी प्लेज। शी प्लेज क्रिकेट। ठीक है बेटा, ये क्लास उन लोगों के लिए चल रही है जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है। शी प्लेज क्रिकेट। शी राइट्स अ लेटर। एग्जैक्टली, शी राइट्स अ लेटर। मैंने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा। अब एक बात बताओ, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? यस और नो? टिक लगा सकते हैं आप लोग। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल सर, इट इज पॉसिबल। बन सकता है। जबरदस्त। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, शी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कोई जुमला बन सकता है? वेरी गुड। मैं पूछने वाला था और हिना ने अपना जुमला भेज दिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सर असलीम टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। ये जुमला लिख देते। जोरे शी, सर हसीब, सर हसीब she eats। very good। सर हसीब टीचर्स। सर हसीब टीचर्स। वेरी गुड। सेंटेंस बन गया, तैयार है। सब्जेक्ट और वर्ब। अब बनाकर दिखाओ तो मिलेगा आज का वाटर कूलर। क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं और साथ में एडवर्ब भी आ जाए? देखते हैं कौन है सही बच्चा। नहीं, सब्जेक्ट भी आए वर्ब भी आए, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। थोड़ी सी अकल आपको वाटर कूलर जितवा सकती है। अच्छा, लोगों को अभी यही नहीं पता कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मेरे पास सेंटेंसेस आ रहे, नाम नहीं लूंगा। आपके सेंटेंसेस सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ। शी इज रीडिंग एंड राइटिंग अ लेटर। किसी ने ये लिखा, उनको लग रहा है इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। किसी ने लिखा आई ईट मैंगो एंड ऑरेंज। अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। किसी ने सरसीव टीचिंग इंग्लिश ऑन व्हाइट बोर्ड वेरी क्लियरली। सरसी was teaching English on whiteboard very clearly। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दिया है। अली राइट्स अ लेटर टू किन्जा। और आज का वाटर कूलर हो गया दुर्रे नयाब आपका। इन्होंने लिखा है। अच्छा, एक और सेंटेंस आया। अब मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन नाम नहीं लिखता लूंगा। ये इस वक्त आपकी चैट सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ ना, और कोई नहीं पढ़ सकता। तो आपकी जो ऐप है वो हमने छुपा दिए है। एक मेरे पास सेंटेंस आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है। आई कुक राइस एंड दाल टुडे और डेली। फिर किसी ने कहा हाँ, आई आस्क सारा अ क्वेश्चन क्विकली। अमरीन एक्सीलेंट वन। शी राइट्स आर्टिकल्स लेटर्स एंड आर्टिकल्स क्लियरली। नहीं, ये नहीं है बेटा। दिस इट डज नॉट हैव टू ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि डबल ऑब्जेक्ट्स क्या चीज है। Excellent, Raj Kaval। My husband sent me a letter। Very good। अब देखो, याद रखो, मैं इस बात पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको बात समझ आए। जब भी देखो एक चीज गलती हो रही है तो इसका मतलब एक चीज नहीं पता। सरसी इज टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स डेली। नहीं बेटा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता, वैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे। अब आप देखिए डबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। अब एक और मैसेज आया। आई राइट स्टोरीज based on। अच्छा,
आई लर्न इंग्लिश एंड मैथ्स। नहीं 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 बेटा नहीं, मसले इसमें मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखो याद रखो, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब डॉक्टर को साहब को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस बस ज्यादा जहन में जोर ना डालें आप लोग बेटा, घुटनों में दर्द हो जाएगा वरना मेरी क्लास के बाद। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिए याद रखिए याद रखिए, हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो समथिंग वर्सेस somebody. Something can be an object, somebody can be an object. Something भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और somebody भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। मैंने लिखा लेटर, तो लेटर समथिंग है। अगर मैंने लिखा सारा, तो सारा somebody है। अब सवाल ये है कि क्या मैं इन दोनों को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करूं। अगर आप लेटर को इस्तेमाल करेंगे तो याद ऊपर से पढ़ो, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रेफर करता है, समथिंग को। समथिंग का मतलब लेटर, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रेफर करता है, somebody। somebody का मतलब सारा। आ गई बात समझ। अब याद रखो कि जब तुम समथिंग को पहले लिखोगे, अब मैं ग्रामेटिकली बात कर रहा हूं, तो समथिंग के बाद टू आता है और फिर somebody आता है। एसबी का मतलब somebody, एसटीएच का मतलब समथिंग। अगर तुम somebody को पहले लिखोगे तो उसके बाद कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब सर, अब देखो मैं ऊपर वाला सेंटेंस लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आई राइट, मैं पहले क्या लिखूं, समथिंग लिखूं, अ लेटर। किसको लिख रहा हूं, टू somebody। अब somebody में कौन आ गया, आई राइट अ लेटर टू सारा। अच्छा, अगर मैं सारा को पहले ले आऊं, आई राइट, अब पहले कौन आएगी, सारा। आई राइट सारा। अब देखो नीचे फॉर्मूला फोकस करो, क्या सर ने somebody के बाद कोई टू लगाया है, नहीं, सिर्फ ले आओ समथिंग, अ लेटर। आ गई बात समझ। या अब तुम लोग अपने जुमले लिखकर देख लो। अब जो तुम लोगों ने अपने जुमले लिखे थे, जिन्होंने लिखा था सर रिसीव टीचर्स मैथ्स एंड इंग्लिश, तो भाई मैथ्स एंड इंग्लिश में somebody समथिंग कहा है। आपका जो डबल ऑब्जेक्ट होगा वो मुश्तमिल होता है somebody और समथिंग के ऊपर, फिर वो डबल ऑब्जेक्ट बनता है। आपने कहा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर एंड एन ईमेल, तो भाई ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना। आप ईमेल भी आपकी समथिंग है और लेटर भी आपकी समथिंग है, समझ रहे हो। आई सॉ सारा एंड कोमल, तो भाई सारा भी somebody है, कोमल भी somebody है, तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है। दो थोड़ी है, सारा एंड कोमल दो, फिर तो तीन भी लिया होगे तुम लोग, फिर तो तुम्हारा बस चले, तुम 1000 ऑब्जेक्ट्स लेकर आ जाओ, सबके नाम लेकर आ जाओ। ये एक सिंपल ने सेंटेंस दिया है, सिंपल का सेंटेंस लिखते हैं, सर हसीब इज, सर हसीब इज टीचिंग। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर तुम्हें कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट अभी तक दिखा नहीं, दिखा, ठीक है। सर हसीब इज टीचिंग, सारा कोमल दो कैसे नाई हो सकते। सारा सरसी इज टीचिंग, मैंने कहा ना दो ऑब्जेक्ट जो होंगे बेटा याद रखो वो somebody और समथिंग होंगे, ठीक है। सरसीब आस्क अ क्वेश्चन, सरसीब आस्क नयाब, सरसीब आस्क अ क्वेश्चन टू नयाब। बिल्कुल सही आपने, ये अभी हम लेकर आ रहे हैं।
आई रीड अ नॉवेल ऑफ फातिमा सुरैया बजिया। आई रीड अ नॉवेल, ये तो अ नॉवेल ऑफ एक ही ऑब्जेक्ट है ना, आई रीड अ नॉवेल ऑफ, ठीक है। somebody मतलब कोई इंसान होगा, कोई जानवर नहीं होगा। समथिंग में जो है वो आपकी कोई चीज होगी, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। अब मैं वही लिख रहा हूँ सर रिसीव एज टीचिंग, लेकिन आपके माशाल्लाह कमेंट्स इतने आ रहे हैं, उसको भी साथ साथ पढ़ना पड़ रहा है। जो लोग YouTube पर है मैं उनके कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दे सकता, वो सिर्फ मुझे लाइव देख सकते हैं। मैं Zoom के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। YouTube का मेरे पास इस वक्त कमेंट बॉक्स मैंने खोला हुआ नहीं है, बोल देते हैं उसको भी, ताकि वो बच्चे भी कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए सरहसीबस टीचिंग, इधर मेरी बात गौर से सुने प्लीज। सरहसीबस टीचिंग, अब सरहसीबस टीचिंग अस, बताओ ये somebody या समथिंग है? सरहसीबस टीचिंग, बताओ ये somebody है? वेरी गुड, जबरदस्त, somebody पहचान ली। अब इस somebody के बाद समथिंग लगाओ। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? समथिंग आ गया। अच्छा अगर ये जुमला बिल्कुल सही लिखा है तो इंग्लिश को पहले ले आओ, अस को बाद में ले जाओ, तो फिर भी तुम्हारा जुमला सही होना चाहिए। सरसी वाज टीचिंग, अब ले आओ इंग्लिश पहले। इंग्लिश टू अस, आ गई बात समझ। somebody something, अक्सर मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ बेटा, आप अपना सवाल पूछो, काफी कंफ्यूज लग रही है आप मुझे। यस, सवाल पूछो आप अपना। दोनों सही है। अक्सर बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करें, then ask a question so I will clear your concept. Sarasiba's teaching, Faria. Yes, Faria, question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि समथिंग जो है वो तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होगी और समबडी कोई ह्यूमन होगा। लाजमी, लाजमी तौर पे कोई इंसान होगा। ओके, और समथिंग कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है। ये नॉन लिविंग थिंग होगी, जानवर हो नहीं सकता। मतलब ओके। आप सोचे ना, मैं ऐसा हो सकता है Sarasiba's teaching लॉइन, इंग्लिश नहीं हो सकता ना। मतलब मैं कभी भी इंग्लिश जो एग्जैक्टली। बड़ी होगा और मैं लाइन तो डेफिनेटली नहीं ला सकता, मैं जानवर नहीं ला सकता, या जानवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। समथिंग लेकर आए, कोई चीज लेकर आए, कोई जानवर डाला है। नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो आप कोई सी भी थिंग ले आए, वो यहाँ लग जाएगा समथिंग, ठीक है। अच्छा अब असल में बहुत सारे मसले मसाइल है ऑब्जेक्ट के ही अंदर। अब ये ऑन द स्टोर बेटा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया तुमने, हिटिंग अ कैट विद स्टिक, हिटिंग अ कैट विद स्टिक। तो मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ कि तुम इसको फिर दूसरे अंदाज से भी बोलो, हिटिंग स्टिक अ कैट। मेरा जो सेंटेंस है उसके अंदर somebody समथिंग है, इधर देखो, somebody समथिंग। अगर ये जुमला सही है और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो याद रखो फिर ये आगे रिवर्स भी हो जाएगा। अब एक सेंटेंस इन्होंने बनाया, आई मेड बिरयानी टू फातिमा, आई मेड बिरयानी फॉर फातिमा। आई मेड बिरयानी, बिरयानी से पहले आर लगेगा, आई मेड बिरयानी फॉर फातिमा, आई मेड फातिमा बिरयानी। फिर वो फॉर का एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करना है। सर somebody के साथ तो नहीं लगेगा, बट समथिंग के साथ लगेगा, लगता है टू। बेटा ये देखो ना, somebody समथिंग, समथिंग के साथ टू, ये ग्रामेटिकली है, मैंने लिख दिया नीचे कि समथिंग के साथ टू लाजमी आएगा, ये लिखा, ठीक है, क्लियर। चले आगे।
इजाजत है? इसका एक और तफसीली लेक्चर है मेरा ना, आपको मैं अपना लेक्चर नंबर 2 फॉरवर्ड करूंगा। सर सीब एक सवाल एक और आया है। सर सीब अरेंज दिस क्लास फॉर अस। सर सीब अरेंज्ड अस दिस क्लास। अब ये जो तुमने फॉर लगाया, जिस तरह से टू लग रहा है ना, इसी तरह से फॉर भी लग सकता है। मैंने हमेशा कहता हूँ कुछ लिखोगे तो फिर मैं कुछ और भी डिस्कस कर दूंगा। तो जही बच्चे बैठे हुए क्लास में, आई विल बाय अ कार फॉर यू। लाइव एंड एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ, आज से पहले नहीं बताया। आई विल बाय अ कार फॉर यू। बताओ कार क्या है? बताओ कार क्या है? समथिंग, समथिंग है। यू क्या है? somebody है। अब somebody को पहले करो, समथिंग को बाद में करो। करो, आई विल बाय यू अ कार। कौन कहता है ये जुमला गलत है? कान के नीचे देना बेटा, बिल्कुल सही जुमला लिखा है तुमने, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और सुना भी होगा तुमने आज से पहले, आई विल बाय यू अ चॉकलेट, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा। आई विल बाय अ चॉकलेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीदूंगा, एक ही बात। ठीक है, तो ये जिस तरह से टू की फैमिली है, इसी तरह से फॉर की फैमिली है। ये पूरा एक और लेक्चर बन जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप मुझे एक और एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी इसके ऊपर कि सर अब सुन लो, सवाल सुन लो, फिर तुम लोग चाहो तो खुद रिसर्च कर लेना। वो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल का जवाब पे पूरा एक लेक्चर है। सर एक बात तो बताइए जी। सर ये कुछ वर्ड्स अपने बाद, ये देखिए सर यहाँ टू लगाया, फिर ये आपने नीचे फॉल लगा दिया। सर ये मसला किसका है? कभी आपने टू लगा रहे, कभी फॉल लगा रहे, सर ये मसला की है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ वर्ब। वर्ब फैसला करता है कि वर्ब फैसला करता है कि मेरे बाद टू लगेगा या फॉल लगेगा। बाय समथिंग फॉर समबडी होगा या टीच समथिंग टू समबडी होगा, ये फैसला करता है वर्ब। ठीक है, अभी हम ऑफ के ऊपर बात नहीं कर रहे बहन, पहले इस पे तो बात कर लो। फॉर और टू ही अभी तुम लोगों को एक नई चीज आ गई तुम लोगों की। सवाल मैंने उठा दिया है। सवाल क्या है सर? ये मसला क्या है कि कभी फॉर कभी टू, तो ये मसला मैंने बता दिया किसका है। ये मसला वर्ब का है। फिर ये दो खानदान है जो मुझे लिखने पड़ेंगे। ये वो वर्ब्स है जिनके बाद टू लगेगा, ये वो वर्ब्स है जिनके बाद फॉर लगेगा। हाँ, मैं इतना कर लूंगा, मैं आप लोगों को लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं, और ये नीचे इनके एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है ना, इतना कर लूंगा, लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। जहां समझ ना आए तो इंशाल्लाह अगली फिर किसी सेटिंग में आप लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। सर एक और सवाल, एक बच्चे का एक और सवाल। सर आप देखिए ऊपर चलिएगा जी। सर आपने पहली जो फॉर्मेशन लिखी उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया, फिर दूसरे में भी एक, तीसरे में आपने गायब कर दिया, फिर दो ऑब्जेक्ट लगा दिए। सर ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, फिर दो आ गए। सर ये मसला किसका है? ये मसला किसका है? तो प्यारे बच्चों, ये मसला भी वर्ब का है। ये सारे मसले वर्ब के ऊपर ही आ रहे हैं, इसका मतलब है वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर मतलब इस वर्ब के बारे में भी अगर आप थोड़ी सी हमें बता दें। इसके लिए मैं सिर्फ दो बातें लिखूंगा, आप जाकर इसकी गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, नाम सुना है? मैंने नोट्स भेज दिए बेटा, सारे नोट्स सबके पास पीडीएफ में नोट्स मौजूद है। मेरी आवाज सबको क्लियर है?
मैं व्हाट्सएप पे तमाम फाउंडेशन लेवल की बातें चल रही है। फाउंडेशन लेवल के नोट्स तो सबके पास है, जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। क्लास के बाद 8 से 9 का मेरा ब्रेक है, फिर मैं 9 बजे मेरी क्लास है, तो मैं 8 से 9 के दरमियान आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो सवाल उठाया है बच्चे का, सर ये भी एक ऑब्जेक्ट कभी दो ऑब्जेक्ट, सर ये मसला क्या है? बस ये समझ लो, ट्रांजिटिव वर्ब्स याद रखो। ट्रांजिटिव वर्ब्स, जब तुम वर्ब को पढ़ोगे, आज अभी वर्ब की क्लास शुरू होने जा रही है, जब तुम वर्ब को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वर्ब के अंदर दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। नाम याद रखो। और आगे सर ने क्या लिख दिया है? फॉलोड बाय। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, या तो एक ऑब्जेक्ट आएगा तो एन ऑब्जेक्ट, और टू ऑब्जेक्ट्स। ये याद रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद या तो एक ऑब्जेक्ट आता है या फिर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, और इसकी डिक्शनरी में बकायदा हर वर्ब के आगे, हर वर्ब के आगे निशानी लिखी जाती है, और वो निशानी ये रही। आज के बाद जब भी डिक्शनरी पढ़ो तो ये देखना, वहां पर ये लिखा होता है वी एन, और इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट, और अगर लिखा हुआ हो वी डबल एन तो इसका मतलब है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स doesn't take an object, doesn't take an object। मैं इतना कर लूंगा कि आपसे इसका एक थोड़ा सा तफसीली लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, और आपसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी फाउंडेशन लेवल के नोट्स में, तो वहां पर आप देखिएगा तो आपका मसला ये हल हो जाएगा। और इसके डिक्शनरी को खोलेंगे तो डिक्शनरी में ये कैसे लिखा होता है, ये देखो वी खाली, वी के वर्ब के बाद एडजेक्टिव, वर्ब के बाद ये निशानी है, याद रखना निशानियां, प्रेपोजिशन, वर्ब के बाद एडवर्ब। कहते हैं अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो यानी के सर कोई ऐसा जुमला लिखकर दिखाइए जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ये लो, बर्ड्स फ्लाई, इसके आगे कुछ लगाकर दिखा दो, ऑब्जेक्ट लगाकर दिखा दो, वाटर कूलर आज का आपका। एक फरमाइश आ रही है सर, सबकी एक एग्जाम्पल दे दो। फरमाइशी प्रोग्राम ऑन हो गया है। अच्छा आयशा, आपकी हम ये फरमाइश पूरी कर देते हैं। अब ये देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई होता है, ऑन द स्काई नहीं होता, इन द स्काई। आपने पता क्या लगा दिया? आपने प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया। इट्स दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। एक सवाल, मैं इंट्रांजिटिव वर्ब की आपको मिसाल दे रहा हूं, जैसे किसी बच्चे ने लिखा द डोर ओपन्स, देखो वर्ब खाली, वर्ब खाली। मैं इसी जुमले में लगा देता हूं स्लोली, क्या लगा दिया? एडवर्ब लगा दिया, द डोर ओपन्स स्लोली, आपके पास एडवर्ब आ गया। अब प्रेपोजिशन लाते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। इसमें अगर किसी ने कहा ना कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो क्लास से बाहर कर दूंगा उसको। तो कैसी बात है, इसमें है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखो मैंने तुम्हें बता दिया है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, देखो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गया, आई गो टू स्कूल डेली, और स्कूल कॉम्प्लीमेंट, डेली एडवर्ब। इन द स्काई, बेटा पूरा देखिए ना, इन तो प्रेपोजिशन है लेकिन इन द स्काई प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऐसे भी हम इसको करते, इन अलग, द अलग, स्काई अलग, इन द स्काई प्रेपोजिशनल फ्रेज, on the bus stop prepositional phrase, at the bus stop prepositional phrase, on the roof prepositional phrase। preposition के साथ कुछ articles और noun को connect कर दे तो वो phrase बन जाता है। ठीक है, preposition आ गया, adverb आ गया,
एडजेक्टिव भी ले आते हैं। ही इज टायर्ड, इसमें बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, क्यों? एडजेक्टिव आ रहा है। स्टेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही इज टायर्ड। ठीक है, अब फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। अब मैंने अपनी एक सवाल का जवाब दे दिया है, सर ये बताइए, सर ये बताइए कि किन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और किन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो मुझे जल्दी से बताइए वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता। उन वर्ब्स का नाम बता दीजिए। अगर आपने बता दिया तो मेरा काम पूरा हो गया। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। और एक और बात, क्या इनका पैसिव बनेगा? इनका पैसिव बनेगा, क्योंकि याद करो पैसिव में सबसे पहला काम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की तलाश, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो क्या पैसिव बनेगा? ठीक है, चलिए। तो नो पैसिव विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद अनलिमिटेड है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद या तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। कोई भी ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए, हम अपनी वर्ड की बातों को शुरू कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स पुरानी बातों को भुला दीजिए, नई बातों को दिमाग में रखिए। एक गिलास पानी का आप लोग पी लें ताकि आप लोगों का अब बात बहुत अच्छे से क्लियर हो। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। मैं 6 घंटे पढ़ाने का आदि हूँ लगातार, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के समझ आती रहे। 62 बैठे हुए थे, अभी भी 62 ही है। एक किसी का शायद कनेक्टिविटी इशू था तो गायब हो गई, क्या हो गया, वरना बाकी लोग अपनी स्टेबिलिटी बता रही है स्टूडेंट्स की कि हाँ अभी समझ आ रहा है भाई, पढ़ाओ। ठीक है, अब आइए, अब यहां से पार्टी शुरू हो रही है आज की जबरदस्त वाली। एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब आता है, कम से कम एक वर्ब आता है। हम अब सेंटेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस सामने है। एक सेंटेंस में जब एक वर्ब आता है तो याद रखिए उसकी दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट, तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। अब आप बहुत तवज्जो के साथ मेरे इन बातों को जो मैं लिख रहा हूं आप देखिएगा, मैं तीनों बातें साबित करके दिखा रहा हूं। सारा ड्रिंक्स वाटर। प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल सिचुएशन है, एक्शन को डिस्क्राइब कर। सारा इज थर्स्टी, सारा इज थर्स्टी। प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल सिचुएशन है, प्रेजेंट है, सिंपल है, स्टेटिव सेंटेंस है, सिचुएशन। अब तीन बातें जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, टाइम, टाइम के बाद एक्शन है या स्टेट है, ये दिमाग में बैठना चाहिए। और उसके बाद एक्शन और स्टेट के बाद सिचुएशन। जिस बच्चे को आज की क्लास जब खत्म होगी ये चीजें क्लियर हो गई, वो दुआएं देगा आज आपको सोने से पहले। ये संडे जिंदगी का बड़ा मसला हल करती है और इंशाल्लाह ये मसला आज हल करके ही जाएगी। टाइम समझ आ रहा है? हाँ भाई। और ये कौन बात कर रहे हैं, कौन वो इंसान, जरा सामने तो लाओ। अरे सामने ही है भाई, वर्ब देख लो, वर्ब। ये मिजाज है अंग्रेजी का,
ये मिजाज जिसके समझ आ जाता है वो बस बेड़ा पार हो गया उसका। एक इंडियन ग्रामेरियन यही लिखते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकता हूँ कि वो ये कहते थे कि इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब, ये स्टाइल था उनका बोलेगा, इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब you will understand everything. You will understand everything. There is nothing difficult in the English language. Just understand verb. And वो वाकई बड़ा अच्छा, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में सुनते थे, एक दो लेक्चर उनके सुने। सारा ड्रिंक्स वाटर, सारा इज thirsty। आइए अभी प्रेजेंट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पास जब बीत गया उसको बस दिमाग में रखिए, आने वाला कल किसने देखा है। हम बात करेंगे प्रेजेंट की। आइए अब इस प्रेजेंट के अंदर एक इंसान की दो बीवियां हो सकती है, ये मुमकिन है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स भी हो सकते हैं, ये बात भी मुमकिन है। इजाजत है, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, अंग्रेजी भी इस बात की इजाजत देती है कि एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने दो वर्ब्स लगा दी। अब जब हम दो वर्ब्स को लेकर आ रहे हैं तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो पहला वर्ब है, जो पहला वर्ब है वो हमेशा किस चीज की बात करेगा? वो किस चीज की बात करेगा? वो हमेशा बात करेगा, किस चीज की बात करेगा? पहला वर्ब। अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स है तो पहला वर्ब बात करेगा टाइम की। एक्सीलेंट इकरा, एक्सीलेंट। पहला जो वर्ब है वो टाइम की बात करेगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं अपने कमेंट्स को भी रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने लिखा सारा इज ड्रिंकिंग वाटर। एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब पहला जो वर्ब है उसकी जिम्मेदारी टाइम, जो दूसरा वर्ब है उसकी जिम्मेदारी सिचुएशन। और याद रखो, जो सिचुएशन को बताएगा उसी की जिम्मेदारी है वो एक्शन को भी डिस्क्राइब करेगा। और देखा जाए जब आप बड़े लेवल पे जाकर पढ़ेंगे चीजों को तो आप सिचुएशन और एक्शन को मिक्स कर देते, कहेंगे दोनों एक ही बात है। लेकिन क्योंकि एक्शन चार तरह के होते हैं, सिचुएशन भी चार तरह की होती है। तो अब एक्शन को जो आसान अल्फाजों में मैंने सिचुएशन कह दिया है, तो सिचुएशन कौन सी है? अगर सिचुएशन को अगर आप समझना चाहें तो सिचुएशन है प्रोग्रेसिव। आज की इस क्लास से तमाम टेंसेस की फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह। और टाइम कौन सा चल रहा है हमारा? प्रेजेंट। तो अब देख लो तुम्हारे सामने सिचुएशन कौन सी है? सिंपल। सर एक सवाल है जी बेटा, सर वो सिंपल पे कभी कभार फर्स्ट फॉर्म भी तो आती है ना? लो बेटा, आपने सोचा और मैंने लिख दिया आई ड्रिंक वाटर, आ गई। बस बस यही सवाल था सर, आई ड्रिंक वाटर, ये भी सिंपल। ठीक है सर, सिंपल सिचुएशन में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता? आता है ना। आप बोले और देखिए, जैसे ही आप बोलेंगे सोचेंगे, जो आप सोचेंगे वो एकदम स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर मैं सारा ड्रिंक्स वाटर लिखा हुआ है इसका नेगेटिव बनाऊं तो लाजमी तौर पर दूसरा वर्ब एंट्री देगा। अब जब दूसरा वर्ब एंट्री दे रहा है, यानी ये पहला ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब टाइम की बात करेगा। सारा डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, सब सिंपल चल रहा है। और जब इसका लगाओगे तो आई डोंट ड्रिंक वाटर। अब देखो एक सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे हैं, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं तो बताओ 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 पहला वर्ब किस चीज की बात करता है? अभी आपने बताया था टाइम की। आ गई बात सदफ समझिए। अभी आ रहा हूं, मैं ऑक्सिलरी वर्ब को खोल दूंगा अभी, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब में परेशानी हो रही है। पूरा खानदान आज शिजरा खोल लेगा ऑक्सिलरी वर्ब का, जरूरत पड़ी तो 8 बजे के बाद भी ले जाएंगे लेक्चर, नो प्रॉब्लम। ठीक है असल में आज एक
स्पेशल डे है, हमारी बेगम कुछ तैयारियां कर रही है, तो हमने उनको भी टाइम दिया हुआ है, लेकिन उनको दर्द का टाइम दिया, लेकिन हम तो तैयारी जारी है। 29 जनवरी आई गॉट एंगेज्ड, तो हम अभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन 30 जनवरी आई वॉज बोर्न। 30 जनवरी को हम पैदा हुए थे। कल पूरे 18 साल हो जाएंगे हमें पढ़ाते हुए, और 18 साल के भी हम हो जाएंगे पूरे। So I will be inshallah 18, and my experience will be 18 inshallah tomorrow. ठीक है ना, 18 साल पढ़ाते हो गए, 18 साल की उम्र भी समझ गए होंगे बाकी। ठीक है, चलो। I don't drink water। अब दो वर्ब्स आ गए, और दो वर्ब जब आ रहे हैं तो पहला वर्ब टाइम की बात कर रहा है, दूसरा वर्ब जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, और एक्शन आपके सामने है सिंपल। अब सारा इज ड्रिंकिंग वाटर। अब आप यहां पर अगर देखो बेटा, जरा गौर से देखें, गौर से देखें, अगर सेंटेंस में दो वर्ब, इत्तेफाक है कि यहां पर तो ऑक्सिलरी वर्ब कुदरती तौर पर आ जाता है, तो अब नेगेटिव में कोई परेशानी नहीं है हमें, लेकिन वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और अगला वर्ब प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब अगर सेंटेंस ये हो जाए, जरा देखना बेटा, सब बच्चों की भरपूर तवज्जो, ये थोड़ी सी तवज्जो जिंदगी बदल देगा। सारा हैज ड्रंक वाटर। इतनी तवज्जो से स्कूल में पढ़ लिया होता ना बेटा, तो आज कहीं और होते, शायद हम पढ़ा रहे होते हमारी जगह। सारा हैज ड्रंक वाटर, सारा हैज ड्रंक वाटर। अब देखो फिर प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन सिचुएशन बदल गई, और अब कौन सी सिचुएशन लग गई? परफेक्ट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और ये देखो, अगर मैंने ये कहा सारा हैज बीन ड्रिंकिंग, अगर मैंने कहा ड्रिंकिंग, तो अब आपके पास कौन सी सिचुएशन आ गई? सारा हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर। ये आपकी सिचुएशन बन गई परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जिनका सर घूम रहा है वो मेरे इस रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में सुन लीजिएगा, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप जाकर चाय पीजिए। जिनका मेरा सर घूम रहा है, ठीक है बेटा, सर के पास टाइम कम होता है, सो आई एम जस्ट आई हैव टू डिलीवर माय लेक्चर। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, मेरा तो अभी कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुरू हुआ है। अब जरा ये देखिएगा, पानी पी ले, मुंह में चपका मारे, ये देखिए आपको बातें समझ आएगी। अभी जब सर कलरफुल करेंगे ना, तो आपका दिमाग में कलरफुल हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा आपका दिमाग। ये देखिए, अब आप इन चीजों को देखिए। हमारी जिंदगी में रंगों की बहुत अहमियत है। अगर हमारी जिंदगी बेरंग हो जाए ना, यकीन करें मजा नहीं आएगा। अब आप देखिए, अब गौर से देखिए, सारा इज ड्रिंकिंग, सारा हैज ड्रंक, सारा हैज बीन ड्रिंकिंग। आपको पहला वर्ब टाइम के बारे में बता रहा है, और दूसरा वर्ब आपको क्या बता रहा है? सिचुएशन। हर मेन वर्ब को देखिए, ये देखिए मेन वर्ब, जहां पे भी याद रखिएगा, जहां पे भी आपको ग्रीन नजर आ रहा है वो आपका मेन वर्ब है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है वो आपके पास सिंपल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही होती है। यहाँ पर इत्तेफाक से है ही फर्स्ट फॉर्म, ये इत्तेफाक से एस फॉर्म हो या ईएस फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, सिंपल सिचुएशन है। जहां भी वर्ब आईएनजी है प्रोग्रेसिव सिचुएशन है, जहां पे भी थर्ड फॉर्म है परफेक्ट सिचुएशन है, और जहां पर भी वर्ब आईएनजी, लेकिन सर यहाँ तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये देखो, इधर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज आ रही है, ये देखो, यहाँ पर ये जो बीद आ रहा है ये परफेक्ट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो प्रोग्रेसिव आ रहा है आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव, और वो जो हैज है वो पास्ट। बन गया तुम लोग, आप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब आंखें बंद करो, एक झटके में, एक झटके के अंदर ये सब का सब पास्ट में बदल जाएगा। बीइंग थर्ड फॉर्म है बी की, ठीक है। अब ये देखो, आंखें बंद करो, अभी सब तुम्हारी जिंदगी में सब गुजरी हुई जिंदगी आ जाएगी। ये देखो, अब आंखें खोल लो ताकि तुम्हें पता चले माजी में कैसे जा रहे हैं। ये देखो, अब ये जो ड्रिंक्स था,
इसको तुम क्या कर दोगे, ड्रैग। ये जो डज नॉट था, पहला वर्ब बदल रहा है, जिंदगी बदल रही है हमारी। डिड इट, ये देखो पास में जाने दो, डिड इट, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आई हो, सारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ ये सलूक करना है। इसको तुमने क्या कर दिया, वॉज। हैज को क्या कर दिया, हैड। इस हैज को क्या कर दिया, हैड। अब देखिए, ड्रैंक, डिड नॉट ड्रिंक, वॉज ड्रिंकिंग, हैड ड्रंक, हैड बीन, बन गया पास्ट। कितनी आसानी से आपने हर चीज को पास्ट में ले गए। ये चीज जहन में बिठानी है। ये फॉर्मेशन शायद इन कलर्स को समझने से आपके जहन में बैठ जाए। अच्छा सर, फ्यूचर में कर दे हमारी जिंदगी को। आइए आपको फ्यूचर भी दिखाते हैं। ये देखिए, जब आप जिंदगी में आपका फ्यूचर आएगा, तो ये देखिए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं लिख रहा हूँ, उसकी स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन नहीं लो, मिल जाएगी आपके पास। सारा, सारा विल ड्रिंक। मैं फॉर्मेशंस पे काम कर रहा हूँ आज। मेरा आज की जो क्लास है, फॉर्मेशंस आपकी पक्की हो रही है। अब ये देखो, इधर देखो, इज अपनी जगह पर रहेगा, विल आ जाएगा। जब विल आएगा तो विल, इसने कहा मैं तुम्हारे बाद नहीं जाऊंगा, तो विल लेगा, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे अब्बू को ले जाता हूँ, क्योंकि बी के अब्बू, इज एम आर के अब्बू कौन है, बी। बी से क्या निकलता है, इज एम आर वॉज। प्रोग्रेसिव का मतलब वही कंटिन्यूअस है बेटा, कंटिन्यूअस, एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पर देखो, फिर दोबारा विल आया, विल ने कहा मेरे बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैज ने किस अपनी जगह किसको दे दी, हैव को। और अगर आप फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनता ही नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी अब माहौल बन रहा है, तो मैं लिख देता हूँ विल हैव। विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, विल हैव बीन ब्रेकिंग। अब ये आपका फ्यूचर भी तैयार है। सर ये अगर आप तीनों हमें एक साथ दिखा दें, तो हमारा जिंदगी में शायद कोई तब्दीली आ जाए। ले लीजिए, इसको अभी हम छोटा कर देते हैं। अब आप जरा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी जिंदगी का पूरा, बस यही है अंग्रेजी आपकी भाई। ये प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया, फॉर्मेशंस समझ आ गए, फॉर्मेशंस दिमाग में बैठ गई। ये सारी टेंसेस की फॉर्मेशन, नेगेटिव भी आ गया। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स, अब आओ, अब यही बात देखो, अब मैं दूसरी सड़क से जा रहा हूँ लेकिन पहुंचूंगा यहीं पर, सही है। यही सड़क पे मैं दूसरी वाटर पंप से आ रहा हूँ। अभी मैं कहाँ से आया था, अभी मैं गुलबर्ग से आया था। अब मैं इस सड़क पे पहुंचूंगा, गुलबर्ग से वाटर पंप पहुंचा था। अब मैं आयशा मंजिल से आऊंगा, देखो मैं यही पहुंचूंगा, ठीक है। देखो अब मेरा आपसे एक सवाल है, बताइए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं। अब देखना मेरी बातें, जिनको बात समझने में अभी तकलीफ हुई है, उनको यही बातें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। बताओ ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं। आपने, एक बच्ची ने जवाब दिया सर 3, माशाल्लाह, डू, बी और है। अब याद रखो, जब हम सिंपल, देखो एक सिचुएशन है सिंपल, एक है प्रोग्रेसिव, एक है परफेक्ट, ठीक है बेटा। अब इन तीन सिचुएशंस में जब हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल के अंदर ये तीन ही सिचुएशन है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं। और हर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लाजमी तौर पर क्या आता है, मेन वर्ब। यानी कि डू, बी और हैव के बाद भी क्या आएगा, मेन वर्ब। अच्छा, और हर सिचुएशन में एक एक ऑक्सिलरी वर्ब को उठाया हुआ है। ये देखो, ये सिचुएशन वाइज मैंने आपको बता दी। मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, ऐसे बेसिक्स आपको, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर कोई पढ़ा दे तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको मैंने बता दिया किस सिचुएशन का कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये आपको सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, ये देखो
अब जब मैं डू को खोलता हूं तो डू के बहुत सारे बच्चे हैं, डू, डज और डिड। मैं बी को खोलता हूं तो बी के बहुत सारे और भी बच्चे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और बड़ा भाई इनका बीन। मैं जब हैव को खोलता हूं तो ये देखो, हैव, हैज और हैड आए। अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अच्छा 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 अच्छा, ये ये है इनकी कहानी। असल कहानी शुरू कहां से हुई है? डू, बी और हैव से। डू, बी और हैव से इनकी कहानी शुरू हुई है। और अब आप ये देखें, जब डू, डज और डिड लगता है तो बताओ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब जब वॉज, वर और इज, एम, आर की बात करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम कौन सी बात, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। बी के बाद ये बुनियादी उसूल है। और जब हैव की बात करते हैं तो हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अगर ये बात याद हो गई तुम लोगों को तो फिर तो तुम लोगों को वो ऊपर वाली फॉर्मेशन जो अभी लिखी है, तुम लोग कहोगे सर ये तो हलवा हो गई हमारे लिए। देखो अभी तुम लोग खुद ही, मैं कह रहा हूं ना, उसी सड़क पे दोबारा पहुंचने वाले हो तुम लोग, उसी सड़क पे पहुंचोगे दोबारा से। जब हम सिंपल सिचुएशन की बात करते हैं तो सिंपल सिचुएशन में हमारा जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? अली, अली राइट्स अ लेटर। या तो ये सिंपल सिचुएशन है या फिर सिंपल सिचुएशन होगी अली रोड अ लेटर। ठीक है, इसके अलावा और कोई सिंपल सिचुएशन नहीं है। सर आई लगाइए ना, ये लीजिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, आई राइट अ लेटर। चलिए ठीक है भाई, इसके अलावा कोई सिंपल सेंटेंस आ रहा है दिमाग में? नहीं है। सिंपल प्रेजेंट, सर विल लगाइए, विल का काम ही नहीं है, इसमें विल की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक फ्यूचर तो हमने देखा ही नहीं है, छोड़ दें आप उसको, क्यों आप उसके चक्कर में पड़ रहे? अगर मैंने आपसे कहा अली राइट्स अ लेटर, मैंने कहा इसका नेगेटिव बनाओ, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी वर्ब की। और सर ने एक बात याद करा दी, मैंने कहा इसका नेगेटिव बनाओ, सर ने एक बात याद करा दी, वो बात याद करो कौन सी है? कि सर जब हम नेगेटिव में डू, डज और डिड आता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, पहले क्या बात याद कराइए, डू, डज और डिड जब भी आएगा तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। आओ इसको वेरीफाई कर लो। अली, अली डजंट राइट अ लेटर। ठीक है, आई डोंट राइट अ लेटर। उसके बाद अली डिडंट राइट अ लेटर। आगे वर्ब आ गया, देख लो फर्स्ट फॉर्म आ गई, वेरीफाई हो गई बात है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो मैं, कुछ बच्चे जिद कर रहे हैं सर फ्यूचर को भी लाइए ना, लो भाई, अली विल राइट। विल के बाद देखो, विल फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अली विल राइट अ लेटर। आज के इस लेक्चर के बाद आप मुझे बताइएगा, लाइव लेक्चर लिखते हुए देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है, या जो लिखाया होता है मेरे लेक्चर जैसे होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतनी एनर्जी नहीं होती रोजाना, बैक टू बैक लेक्चर्स होते हैं, कि जो लिखा हुआ लेक्चर होता है वो ज्यादा अच्छा मजा आता है उसमें। अली वोंट राइट अ लेटर। ठीक है भाई, अब आप देखिए, असल में जहन में वो चीज बैठ रही होती है, हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम उसको जहन में बिठा लें। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए, अब आपकी जिंदगी में प्रोग्रेसिव आ रहा है। अब देखो प्रोग्रेसिव कितना आसान हो गया तुम्हारा। अली इज राइटिंग अ लेटर, इसका पास्ट करो, अली वॉज
राइटिंग अ लेटर, इसका फ्यूचर करो। अब देखो राइटिंग अपनी जगह पर है, सिर्फ इज ए बार वॉज वर का गेम है, और फ्यूचर में तो विल आता है, और विल की बात हमेशा फर्स्ट को बी आता है, अली विल बी राइटिंग अ लेटर। सर लेकिन ये इज ए बार इतने सारे है, इसका क्या, वो सब्जेक्ट का मसला है, वो भी आ जाता है जो। अब अली इज है, अगर अली एंड सारा होते, अली एंड सारा होते तो क्या होता, आर, ठीक है ना, अली एंड सारा आर कॉलिंग यू। देखो अगर आई होता तो आई एम, लेकिन देखो सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आई एम कॉलिंग सारा। देख लो मैंने इस भी लिख दिया, आर भी लिख दिया, एम भी लिख दिया, वॉज, और यहाँ पर अगर यही बात लिखूं, अली एंड सारा आर कॉलिंग यू, इसको अगर मैं पास्ट में ले जाऊं तो बता दो क्या हो जाएगा। आपकी आर की जगह पर आप क्या लिख देंगे, अली एंड सारा, अली एंड सारा वर्क ऑन। आ गई ना बात समझ। अब देखिए, अब आ जाए परफेक्ट में। परफेक्ट में आज अली हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, और अगर मैं इसका पास्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, सिर्फ हैज को हेड कर दें, अली हैड रिटन अ लेटर। और सर हैव क्यों नहीं आया, हैव क्यों नहीं आया, बेटा वो प्रॉब्लम है किसकी, वो प्रॉब्लम है किसकी, सब्जेक्ट की। अगर मैं आई लिखता हूँ तो आई के साथ हैव लग जाएगा, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। सर फ्यूचर में क्या होगा, लो भाई तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते, आई विल हैव रिटन अ लेटर। अच्छा सर फ्यूचर में हैज लग सकता है, ये पब्लिक बताएगी मुझे। अगर शी होता तो शी विल हैव लिखूं या हैज लिखूं, हैव लिखूं या हैज लिखूं, पब्लिक बताएगी मुझे। शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल हैव, बेटा हैव आता है हमेशा, हैज का से आगे, शी विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है बेटा। चलिए अब आप जरा देखिए, वही गली वापस आ रही है जिस गली से अभी हम होकर गुजरे थे, वही बातें दिमाग में बैठ गई, जिसको मैं चाह रहा था आज की क्लास में दिमाग में बिठा दूं। अब आप बताइए क्या मैं अपनी इन बातों को दिमाग में बिठाने के कामयाब हुआ हूँ, कि हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, डू, बी और हैव, और उनका इस्तेमाल हम टेंसेस के अंदर करते हैं, और हम ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं। क्या मैं इन बातों को समझाने में आज की क्लास में कामयाब हो गया हूँ, क्या तमाम स्टूडेंट्स की बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई है। इसकी आखिरी बात, अब देखो ये बात जो अब मैं बता रहा हूं वो आपको शायद किसी ने इस तरह से नहीं बताई हो। आपके पास एक टेंस होता है और वो टेंस कौन सा है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखो परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखो कैसे बन रहा है, इधर देखो, ये देखो परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनता कैसे है। मैंने परफेक्ट प्रोग्रेसिव की को पैदा करने जा रहे हैं हम, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तमाम स्टूडेंट्स चैट में बताइए, तमाम स्टूडेंट्स चैट में बताइए, प्रोग्रेसिव में आप लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म, तो वही आएगी वर्ब आईएनजी। मान लिया आपकी बात, वर्ब आईएनजी। बताइए परफेक्ट के अंदर, बताइए परफेक्ट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तमाम बच्चे बताइए। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वही आएगी। बताइए, बताइए, बताइए कि उसूलन बुनियादी रूल्स के मुताबिक अगर हम वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब, तो उससे पहले कौन आता है, वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमेशा वर्ब आईएनजी से पहले आता है, बताइए।
वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा आता है, प्रोग्रेसिव का ठेका ले रखा है उसने, वो है बी। बी की थर्ड फॉर्म ले आओ, बी की थर्ड फॉर्म ले आओ। जब तुम बी की थर्ड फॉर्म लाए तो वो आ गई बी, बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब जल्दी से बताओ, स्क्रीन पर तुम्हारे पास आ रहा है कि थर्ड फॉर्म से पहले वो कौन से 3 लोग हैं जिनको लगाने से प्रेजेंट और पास्ट का फैसला होता है। वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जिनको लगा दिया जाए थर्ड फॉर्म से पहले तो प्रेजेंट और पास्ट का फैसला हो जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर सर। हैव, हैज और हैड बन गया आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव, आ गया वजूद में। ये आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है बेटा, अब आप इसका सेंटेंस देखें। अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। सुबह से लिख रहा है खत सारा को, अपने खून से लिख रहा है, इसलिए सुबह से लिख रहा है। खून ही नहीं है इसके अंदर। अली हैड बीन वो राइटिंग। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो अली मुर्दा हालत में पड़ा था। तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो जुमला सामने आया, सुबह से खत लिख रहा था। अली हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, आ गई बात समझ। जरूरी अभी फिलहाल लगा दिया क्योंकि जो बच्चे मेरे पास मौजूद है वो ये कहते हैं कि ड्यूरेशन होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। जब आप लोग बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर ड्यूरेशन लगाना कोई जरूरी बात नहीं होती, बगैर ड्यूरेशन के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेटा आपकी फॉर्मेशन की बातें मुकम्मल हो गई। मैं आपको एक बात समझाने में कामयाब हो गया हूं कि एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब किस तरह से आते हैं, ये टेंसेस की फॉर्मेशन। मेरे पास 6 मिनट है, 6 मिनट के बाद मैं क्लास को डिस्कनेक्ट करूंगा और वो बात आप मेरी सुन लें, तो फिर आप लोग छुट्टी पर, मेरी भी फिर थोड़ी देर बाद एक और क्लास है आइल्स के हवाले से। एक सेंटेंस के अंदर अभी हमने ऑक्सिलरी वर्ब को लिखा था, हमारे पास मॉडल वर्ब भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? मॉडल वर्ब। सर ये कौन सी, ये क्या चीज आ गई? इसके बारे में स्टूडेंट ने कभी जो है वो बेटा आइल्स की क्लास में हम डेमो सेशंस भी देते हैं, हर किसी को उसमें दावत देते हैं। वो हमारे क्योंकि आइल्स इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट एन इजी गेम। ठीक है, हर किसी को उसमें हम इनवाइट नहीं करते, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की क्लास होती है। मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मैं मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब की जब बात करता हूं तो ये देखिए बेटा, शी शुड राइट। मैं एक ही दफा एक बात कहने का आदमी बेटा, बार बार नहीं करता। शी शुड राइट अ लेटर। शुड की जगह पर हम मे लिख देते हैं, शी मे राइट अ लेटर। ये आखिरी सेकंड फोर्थ लास्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इतना वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से। शी मे बी राइटिंग अ लेटर, शी मे बी राइटिंग अ लेटर, शी मे हैव written a letter, और she may have been। बस ये आखिरी सेंटेंस है, जरा सुन लीजिएगा। मैं ये बात समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे पता है दिमाग बहुत सारे लोगों का हैंग हो चुका है, लेकिन ये आखिरी बात है। कल की एक्स्ट्रा क्लास का टाइम आप लोगों के मोबाइल फोन पर आ जाएगा, व्हाट्सएप पर आ जाएगा।
She may write a letter, she may be writing a letter, she may have written a letter, she may have been writing a letter. जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे और जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो याद रखिए मॉडल वर्ब भी अपने बाद मेन वर्ब लेता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पहली फॉर्मेशन सर ने लिखी है, जो पहली फॉर्मेशन है उसमें यही है, मॉडल प्लस मेन वर्ब। देखो ये मॉडल और ये प्लस मेन वर्ब, गौर से देखो। लेकिन जो दूसरी सर फॉर्मेशन लिख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, देखो उसमें मॉडल वर्ब के बाद तुम्हारा पुराना रिश्तेदार, कौन है वो रिश्तेदार, she may be writing a letter, she may have written a letter, she may have been writing a letter। बेटा ये देख ले, मैं भी चैट से नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, because I have to start IELTS session at 8. Miss Madhya must be waiting for it। अच्छा ये देखिएगा, अब आप जरा इसको देखिए, जिसको जो बात पूछती हो आप व्हाट्सएप कर देना। मेरी आखिरी बात सुन लो तो तुम लोगों की जिंदगी और सुकून में आ जाएगी। देखो क्या तुम्हें मॉडल दिख रहा है, क्या तुम्हें मॉडल दिख रहा है, मे इज अ मॉडल वर्ब। क्या ऊपर सर ने मॉडल के बाद मेन वर्ब लगाया है, शी मे राइट अ लेटर, वो शायद खत लिखती है, शायद खत लिखेगी, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात हो रही है। फॉर्मेशन समझा रहा हूँ सर, मॉडल के अंदर सिर्फ 4 फॉर्मेशन होती है। पहली फॉर्मेशन ऊपर, और जो दूसरी फॉर्मेशन है वो देखिए, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब यहां पर ये देखिए, ये बी, हैव और हैव बीन, क्या आपको ये नजर आ रहे हैं, वही आपके पुराने रिश्तेदार, बेबी, मे हैव बीन। और आगे देखिए राइटिंग, रिटन, राइटिंग, आप सिचुएशन पहचान गए, दिस इज प्रोग्रेसिव, दिस इज परफेक्ट, दिस इज अगेन परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और एंड दिस इज सिंपल। यानी कि सर मॉडल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरह से सिचुएशंस हम होती है, बिल्कुल होती है। ये देखो सिंपल, प्रोग्रेसिव, तो सर टाइम भी होता होगा, बिल्कुल होता है, टाइम की बात भी करते हैं। और ये आपको आखिरी बात जो मैं बता रहा हूँ वो सुनकर सबकी पीएमटीओ में धमाका हो जाएगा। ये जितनी फॉर्मेशंस लिखी है, 4 फॉर्मेशंस है, ये प्रेजेंट की बात भी कर सकती है, पास्ट की बात भी कर सकती है, और फ्यूचर की बात भी कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल लगा रहे हैं, लेकिन फॉर्मेशन बस यही 4 है, जो मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। और ये जो मेरा लेक्चर होता है अमूमन प्रोफेशनल कोर्स पर मैं ये पढ़ाता हूँ, लेक्चर फोर्थ मंथ क्या मेरा ये लेक्चर है प्रोफेशनल कोर्स का, और इसके ऊपर तकरीबन पूरे महीने के लेक्चर होते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में इसमें तकरीबन 4 या 5 लेक्चर होते हैं। इट्स अ शॉर्ट कोर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरी पीडीएफ जिसको मैंने भी आपके सामने लिखा है ये भी आपके व्हाट्सएप पर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।